हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान का टॉपिक साइंस, ठीक है, साइंस का हम ध्वनि ध्वनि चैप्टर यानी साउंड को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ये जो ध्वनि वाला चैप्टर है अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये ध्वनि किसको कहते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसके कौन सा गुण होते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, ध्वनि तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, ठीक है, ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, ठीक है, एक प्रकार की वेव है, ठीक है, वेव है। अब देखिए, अब तरंग को हम दो भागों में बांटेंगे। तरंग को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। तरंग को एक होता है यहाँ पर, एक होता है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और एक होता है अयांत्रिक तरंग। ठीक है, तो तरंग को दो भागों में, एक होता है यांत्रिक और एक होता है अयांत्रिक, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, इसको नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और इसके बाद देखिए क्या है, ये जो यांत्रिक तरंग है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कौन कौन सा? दो भागों में, ठीक, यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा है अनुदैर्ध्य। अनु अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक। तो यांत्रिक तरंग को दो भागों में, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद देखिए, अनुप्रस्थ में क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रकाश। अनुप्रस्थ में प्रकाश आता है, प्रकाश, और अनुदैर्ध्य में ध्वनि। जो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वही ध्वनि। तो ध्वनि ध्वनि जो है किस प्रकार की तरंग है? तो यह अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि, और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अब ये जो प्रकाश है ये किसमें चल सकती है? गमन। तो गमन देखिए क्या है, गमन जो है ये किसमें कर सकती हैं? तो ये ठोस, ठीक है, ठोस में गमन कर सकती हैं। इसके बाद द्रव, ठोस और द्रव दोनों में, ये गैस में गमन नहीं कर सकती है, ठीक है, ठोस और द्रव में। फिर ध्वनि, ध्वनि देखिए, ध्वनि जो है ये क्या है? ये तीनों में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में ये गमन कर सकती हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में चल सकती हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कहीं रख लीजिए, या फिर इसको कॉपी पेन पर, पेन से कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए, तो ध्वनि क्या है? एक प्रकार की तरंग है। तरंग को दो भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में प्रकाश जो कि ठोस और द्रव में चल सकती है, और जो ये अनुदैर्ध्य है ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। फिर इसके बाद देखिए, ये अयांत्रिक तरंग है। समझिए एक बात,
इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये है यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अयांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। ठीक, इसमें तो हो गया प्रकाश और ध्वनि। इसमें देखिए जैसे हो गया अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और एक्सरे, ये सभी किरणें होती हैं अयांत्रिक तरंगे। इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ये हो गई ये बात। और यहाँ पर देखिए एक चीज और, ये जो ध्वनि है वह निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है, ये निर्वात में नहीं चल सकती। यहाँ पर लिखते हैं ध्वनि जो है निर्वात में नहीं गमन कर सकती हैं, नहीं गमन। ठीक है, निर्वात में नहीं गमन कर सकती हैं। ठीक, यानी जहां पर हवा यानी ठोस द्रव गैस तीनों में से जहां पर कुछ नहीं है, जैसे वायुमंडल है, वहां पर निर्वात जहां पर है वहां पर ये ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसके बाद देखिए आगे क्या है, ध्वनि। ठीक है, साउंड। अब उसके बाद क्या है, ये जो ध्वनि है इसको हम तीन भागों में, यानी इसको फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के अनुसार इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है, इसको हम कितने भागों में, तीन भागों में। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं तीन भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला, यहाँ पर देखिए पहला पहला है अपश्रव्य। अपश्रव्य तरंग। ठीक है, अपश्रव्य तरंग। फिर दूसरा है श्रव्य, श्रव्य तरंग, ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा है पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंग। ठीक है, तो ध्वनि को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। अब देखिए जो अपश्रव्य तरंगे हैं, जो अपश्रव्य तरंगे हैं 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती हैं। फिर श्रव्य तरंगे 20 से लेकर 20,000 तक। ठीक है, 20 से लेकर 20,000 तक ये होती हैं। फिर इसके बाद देखिए आगे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है ये श्रव्य तरंगे। और फिर पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तक। ठीक है, ये है। तो श्रव्य अपश्रव्य 0 से 20, श्रव्य तरंग 0 से 20,000 और पराश्रव्य तरंग 20,000 से ऊपर। अब देखिए जो अपश्रव्य तरंगे हैं, यानी ये ध्वनि है अपश्रव्य तरंग ध्वनि, इसको सिर्फ क्या, पक्षी यानी पशु पक्षी सुन सकते हैं।
पशु और पक्षी यानी जानवर जितने हैं वो सभी ये सुन सकते हैं। फिर जो श्रव्य तरंगे हैं ये मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, ये मनुष्य सुन सकता है। मनुष्य। फिर जो पराश्रव्य तरंगे हैं ये मनुष्य नहीं सुन सकता, ये कोई भी नहीं सुन सकता। इनकी आवाज बहुत तेज होती है, जो कि ये जेट वायुयानों में से निकलती हैं। ठीक है, जो लड़ाकू विमान होती हैं उसमें से ये तरंगे निकलती हैं, बहुत ही अधिक होती हैं। ठीक। फिर अब देखिए इसके बाद आगे देखते हैं ध्वनि के लक्षण। तो ध्वनि, ठीक है, ध्वनि यानी साउंड। अब साउंड पर यानी ध्वनि पर ताप और दाब का प्रभाव देखेंगे कि ध्वनि पर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले दाब। ठीक है, दाब, दाब। ठीक है, अब देखिए ध्वनि पर अगर दाब हम बढ़ाएंगे, ठीक है, दाब हम बढ़ाते हैं, दाब को हम बढ़ाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको याद रखना, ये आप एग्जाम में पड़ता है, पूछा हुआ प्रश्न है कि ध्वनि पर दाब का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो नहीं पड़ता है। अब देखिए ताप, ताप है तो ताप पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है। ताप पर ध्वनि का प्रभाव, अगर ध्वनि पर हम ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, ताप हम बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, दाब पर ध्वनि का प्रभाव नहीं पड़ता है और ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए ध्वनि के लक्षण। ठीक है, लक्षण देखिए क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के लक्षण कौन कौन सा लक्षण है। पहला देखिए तीव्रता, तीव्रता। फिर है आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। ठीक है, अब देखिए तीव्रता। अब तीव्रता किसको कहते हैं, तीव्रता, तीव्रता से क्या होता है कि ध्वनि हमें तेज सुनाई देती है, ये इसके नाम से है तीव्रता। तो तीव्रता का लक्षण ये है, ध्वनि का लक्षण ये है तीव्रता, की ध्वनि हमें तेज सुनाई देगी। ध्वनि तेज सुनाई देगी। ठीक है, ध्वनि तेज सुनाई देगी। इसके बाद देखिए आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति को हम पिच बोलते हैं, आवृत्ति को हम पिच बोलते हैं। ठीक है, पिच। अब देखिए ये क्या है, पिच यानी आवृत्ति से क्या होता है कि आवाजें क्या होती है, ध्वनि हमें मोटी और पतली सुनाई देती हैं। यानी पर लिख देते हैं यहाँ पर ध्वनि, ध्वनि मोटी और पतली, मोटी और पतली सुनाई देगी। ठीक है, तीव्रता से ध्वनि हमें तेज सुनाई देगी और आवृत्ति से क्या है, पिच से ध्वनि हमें मोटी और पतली सुनाई देगी। अब समझिए इसको, इस बात को समझिए आवृत्ति वाला। देखिए जिस भी ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, इस तरह से होता है, ऐसे
ठीक है, एक होता है ऐसे और दूसरा वाला इस तरह से, ऐसे, ये। ठीक है, अब देखिए, जिस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी, अधिक होगी और यहाँ पर कम होगी। अब समझिए, जिस ध्वनि की आवृत्ति यानी पिच अधिक होगी वह ध्वनि हमें पतली और तीक्ष्ण सुनाई देगी। ठीक है, पतली, पतली और तीक्ष्ण। ठीक है, तीक्ष्ण। और जिस ध्वनि की आवृत्ति कम होगी वह ध्वनि हमें मोटी सुनाई देगी। ठीक, अब समझिए, जिस ध्वनि की आवृत्ति यानी पिच अधिक होगी वह हमें पतली और तीक्ष्ण सुनाई देगी, और जिसकी आवृत्ति कम होगी वह हमें मोटी सुनाई देगी। यानी जैसे महिला और मनुष्य, महिला और पुरुष। ठीक है, पुरुष, महिला और पुरुष। महिला और पुरुष में क्या होता है, महिला की आवृत्ति क्या होती है, यहाँ पर अधिक होती है, आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए महिला की आवाज हमें पतली सुनाई देती है। ठीक, और पुरुष की आवाजें क्या होती हैं, मोटी सुनाई देती है, क्योंकि उसकी आवृत्ति यानी पिच क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक सवाल और पूछता है, इसको समझिए कि शेर, शेर और मच्छर। ठीक है, शेर और मच्छर में किसकी आवृत्ति अधिक होगी। ठीक है, शेर और मच्छर में किसकी आवृत्ति अधिक होगी ये आपको बताना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शेर और मच्छर में किसकी आवृत्ति अधिक होगी। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी अधिक होगी और किसकी कम होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसके बाद प्रतिध्वनि। यहाँ पर हम प्रतिध्वनि देखते हैं। यहाँ पर ये शेर और मच्छर, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, भूलिएगा मत, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब देखिए प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या होता है। देखिए, प्रतिध्वनि क्या होता है कि अगर कोई साउंड यानी कोई ध्वनि किसी सतह से टकराकर फिर वह वापस आ जाती है, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, बोल रहा है, और यहाँ पर कोई सतह है, तो इसकी जो आवाज है यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ से टकराकर फिर वापस इसको लौट सुनाई देगी, इसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। जैसे जैसे कि आप समझिए, जैसे आप कोई कुआं है, कुएं के ऊपर से आप उसको उसमें आवाज लगाते हैं, तो वह आपकी आवाज आपको कुछ देर बाद यानी कुछ सेकंड बाद आपको दोबारा सुनाई देती है, उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि उसी को हम बोलते हैं। अब आगे देखिए, अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक तल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1/6, 1/6 होना चाहिए, तब आपको प्रतिध्वनि एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। ये आपको याद रखना है, 1/6। ठीक, फिर आगे देखिए, इसके बाद है डॉपलर प्रभाव। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉपलर प्रभाव। ये आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। तो डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। अब देखिए डॉपलर प्रभाव क्या होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये कोई रेल की पटरी है, ठीक है, ये ठीक, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, और इधर से क्या है, ट्रेन आ रही है। इधर से क्या है, ट्रेन आ रही है। ठीक, इधर से क्या है, ये ट्रेन आ रही है।
तो ये हारन बजाते हुए यहाँ पर आ रही है। अब देखिए आदमी यहाँ पर खड़ा है, ट्रेन इधर से आ रही है, तो इसकी जो हारन है जैसे जैसे समझिए जैसे जैसे यह ट्रेन मनुष्य के यानी इस आदमी के नजदीक आएगी, इस ट्रेन की आवाज इसको अधिक सुनाई देगी। ठीक है, जैसे जैसे यह ट्रेन इस आदमी के नजदीक आती जाएगी, यह उसकी आवाज ट्रेन की आवाज इसको अधिक सुनाई देगी। इसके बाद जब इससे यह ट्रेन क्या होगी, दूर जाएगी। ठीक है, दूर जाएगी, दूर चली जाएगी, वैसे वैसे ट्रेन की आवाज इसको कम सुनाई देती जाएगी। ये होता है डॉपलर प्रभाव, इसी को बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका ध्वनि चैप्टर समाप्त, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कक्षा 9। तो ये हो गया ध्वनि। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें आपको ऐसे ही वीडियो कक्षा 9 और 10 की वीडियो आपको हम बनाकर देते रहें। तो जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।